सालगिरह आ रही है आपकी। अब सालगिरह किस तरीके से, कोई शादी की नहीं है आपकी, पैदा होने की नहीं, सालगिरह। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे आप ग्रामीण से पीछे, पिछली बार आपने एफर्ट किए थे लेकिन इस बार एफर्ट नहीं किए। इस बार हम सबका लक्ष्य यही था कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। कौन थे वो लोग? वो हमारे विचार परिवार के लोग नहीं बना मतलब चाहिए। आरएसएस ने ये गेम अपने हाथ में लेनी तो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। मैं दुष्यंत भट्ट ने बड़ी मेहनत करी है भाई, पहली बारी में छक्का मार दिया इन्होंने, चारों सीटें जो है जीत गए। पहले 2 आई थी, अब 4 आ गई। नहीं, ऐसा देखो, कभी भी व्यक्ति को खुद पे इतना गुमान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल सा आदमी हूं। तो कांग्रेस के ये नेता जो इन्होंने बयानबाजी करी है आपके लिए संजीवनी बूटी, आपने उस चीज़ को कैश कर लिया और वही चीज़ें जो है वो उनकी जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी, वो मानसिकता जनता के सामने। वही सोची समझी प्लानिंग करके बीजेपी ने, हाँ। मतलब कुछ ऐसा दिखा दिया जाए, अपने मंत्री अरवा दें, हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम फिट कर दें ईवीएम में, और पहली जो बटन दबाएगा कांग्रेस का वो बीजेपी के खाते में चले जाए। अच्छा, निगम की तैयारी होगी इलेक्शन की? बिल्कुल। निगम के लिए हम फॉर्म में आगे 24 घंटे के नोटिस पे चुनाव कराने को तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, और वॉइस ऑफ पानीपत के पहले पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पॉडकास्ट करेंगे, समाज सेवियों से मिलवाएंगे, उन लोगों को भी मिलवाने की कोशिश करेंगे जो कैमरे के सामने कभी आते नहीं और लेकिन समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उन उद्योगपतियों को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पानीपत की इंडस्ट्री को पूरे देश में चमकाने का मौका दिया। और बड़ी बात यह रहेगी कि पानीपत इतिहास के पन्ने में सबसे ऊपर दर्ज है। 3 लड़ाइयाँ, उसके बाद हैंडलूम नगरी, और उसके बाद अब बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। पहला पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूं और पहले पॉडकास्ट में ही मेरे साथ आज रहेंगे बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट साहब। दुष्यंत भट्ट साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार आपका बहुत बहुत। आपके चेहरे की रौनक और आपकी हंसी ये बता रही है कि मतलब जो पार्टी में मेहनत की थी आपने, वो मेहनत रंग लाई। जी, अकेले दुष्यंत भट्ट की मेहनत नहीं थी, वो उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की, हजारों हजार कार्यकर्ताओं का तप था, उनकी तपस्या थी, जिन्होंने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया था। और नायब सैनी जी जैसा नेतृत्व हमें मिला, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के लिए नींव रखी, उन सब कार्यकर्ताओं की तपस्या का फल है जिन्होंने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की। अच्छा, दुष्यंत भट्ट साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बड़ी छोटी सी उम्र में ही जो है इन्होंने पार्टी में ज्वाइन हो गए, जब बीजेपी नहीं हुआ करती थी शायद। बीजेपी थी। हाँ, आप विद्यार्थी परिषद में आ गए थे, और एक लो प्रोफाइल जिसे कहते हैं, लो प्रोफाइल जो है इनका करैक्टर रहा है। उस परिवार से नहीं थे, संपन्न परिवार में से नहीं थे, फैक्ट्रियों में काम भी किया, और उसके बाद धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते आज वो अहम इनको ओहदा मिल गया है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। और बीजेपी पार्टी तो है ही ऐसी, आप लोगों को पता है कि आदमी को कहाँ से कहाँ जो है ले उठती है। मैं भट्ट साहब संक्षेप में दुष्यंत भट्ट के बारे में जानना चाहूँगा। देखो, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को अपने अंदर समावेश किया, शाखाओं में गया। विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना सामाजिक जीवन शुरू किया। विद्यार्थी परिषद के बाद मैं संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक रहा। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में पहली बार सन 1996 में मैं एक बूथ अध्यक्ष के नाते, उस समय बूथ अध्यक्ष की संज्ञा नहीं थी, लेकिन उसके नाते बूथ पर मैं बस्ता लेकर आईडी स्वामी जी के बस्ता लेकर बैठा था। नीति सेन भाटिया जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। और वो मेरा पहला राजनीतिक वो था जब मैंने बस्ते पर बैठकर पर्चियां बनाई थी। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में विद्यार्थी परिषद, संघ की शाखा में मुख्य शिक्षक, फिर मैं जिले में मंडल अध्यक्ष बना। संजय भाटिया जी उस समय महामंत्री थे, ज्योतिका सक्सेना जिलाध्यक्ष थी। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं, संजय भाटिया जब जिलाध्यक्ष बने तो फिर मैं जिला सचिव रहा। जिला सचिव के बाद फिर मैं मानव अधिकार प्रकोष्ठ में संयोजक रहा जिले का। मैंने श्रमिक प्रकोष्ठ का भी काम देखा, प्रदेश का, मीडिया का। फिर मैं जिला में गजेंद्र सलूजा की टीम में उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं अर्चना जी की टीम में उपाध्यक्ष रहा, और फिर मैं आज जिलाध्यक्ष हूँ। शायद ही कोई जिलाध्यक्ष ऐसा रहा हो जब से मैंने होश संभाला सन 1996 से कि मैंने किसी की टीम में किसी दायित्व पर काम ना किया। हर जिलाध्यक्ष के साथ मैंने किसी न किसी रूप में काम किया है। बड़ी बात यह है कि
सालगिरह आ रही है आपकी। अब सालगिरह किस तरीके से, कोई शादी की नहीं है आपकी, पैदा होने की नहीं, सालगिरह ये कि आज के दिन, आज या कल के दिन मनोहर लाल जी ने आपका हाथ पकड़ कर ये कहा था कि ये अब आपका नेता है, तब आभास हो गया था भी कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है? नहीं, मनोहर लाल जी मुझे शुरू से ही, क्योंकि वो जब हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री थे और उस समय में एक साधारण कार्यकर्ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय हमारे प्रभारी थे हरियाणा के। तो एक साधारण का सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते उनसे कभी कभी लगातार जब भी वो पानीपत में प्रवास करते थे तो उनसे मिलना होता था। तो वो मुझसे वैसे स्नेह भी बहुत ज़्यादा रखते थे। तो जब वो स्नेह रखते थे तो उस नाते से उन्होंने, मुझे लगा कि छठ पूजा पर वो मुझे प्यार तो बहुत करते थे, हमेशा संगठन की चर्चा भी, राजनीतिक चर्चा भी वो आमतौर पे करते थे मुझसे। तो उस दिन छठ पूजा का, चूंकि हरियाणा का पानीपत में उस दिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं था। तो जब उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराए और मुस्कुरा के मेरा हाथ पकड़ कर आगे ले गए, उन्होंने हाथ उठाया, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने, क्योंकि मेरा जो संबंध है वो पूर्वांचलियों के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उस नाते से उन्होंने, मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं था कि भाई इस तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे। जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं सीनियर डिप्टी मेयर बनने जा रहा हूँ। अच्छा, कोई जानकारी नहीं ना। ये पार्टी की खूबसूरती है। हाँ, पार्टी खूबसूरती, और ना उस व्यक्ति को इस बात का आभास भी होता। और मैं एक बात ये कह सकता हूँ, अपने इस, जब से सामाजिक जीवन में मैंने प्रवेश किया 1996 के बाद से लेकर अब तक, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये हाँ, एक समय, एक क्षण आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे पक्ष में फैसला नहीं गया या मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्टी है। पार्टी में एक, ये बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, ये तो एक विचारों की पार्टी है, एक सैद्धांतिक पार्टी है। इस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति कभी फैसले नहीं करता। किसी भी व्यक्ति को जब कोई दायित्व दिया जाता है वो कई कसौटियों से खरा उतरता है, कई कसौटियों पर उसको परखते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति को दायित्व मिलता है। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। मतलब ये बात सबको समझ आ गई है? आप समझ अब तक तो आ गई होगी, और नहीं आई तो आ जानी भी चाहिए। अच्छा, परिवार में आपकी मिसेज है, बच्चे भी हैं, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि अधिकतर तो लोग वैसे आपको जानते हैं। क्योंकि अभी मैं जब आपसे डिस्कस कर रहा था, मेरे को आपके काम के बारे में भी पता था कि मतलब जरूरी नहीं है कि जिलाध्यक्ष से घर का खर्चा जो है चलेगा। परिवार में आपकी मिसेज, वो भी राजनीति में है, पार्षद बनाई है आपने? नहीं, पार्षद नहीं थे, आप ही पार्षद थे। हाँ, लेकिन वो काम आपके साथ करते रहते बराबर? वो प्योर घरेलू महिला है। और 2001 में मेरी शादी हुई थी, और तब से लेकर उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इस राजनीतिक उठापटक से कोसों दूर है, और वो घरेलू महिला है। और घर के अंदर अगर मैं ना भी घर पे हूँ, उसका आतिथ्य सत्कार वो सबके लिए एक जैसा है, एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए भी और एक बड़े से बड़े उद्योगपति के लिए भी। कोई भी अगर मैं घर पे नहीं और कोई आदमी चला जाए तो वो बिना आतिथ्य सत्कार के उसको जाने नहीं देती, बिना चाय पानी के। मतलब मेरे पीछे सारा काम, वो इसलिए नहीं कि उसे कोई राजनीतिक है, उसे तो इस बात का भी नहीं पता कि कौन मेरा प्रतिद्वंदी है, कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। वो सबके लिए, वो कोई पार्टी का भी आ जाओ, जो मेरे घर पे आया चल के, हाँ। उसको बिना चाय पिलाए वो भेजती नहीं, और जिद करके जो खाने के टाइम पे तो खाना खिलाएगी। यानी कि वो ऐसा है कि अन्नपूर्णा जिसको बोलते हैं, अगर अन्नपूर्णा की मैं संज्ञा देना चाहूँ तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं। पॉलिटिकल की समझ है उनको, पॉलिटिक्स की नहीं। वो मेरे साथ मेरी पत्नी है, तो इतना तो पता ही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मनोहर लाल जी का प्रवास के बारे में उनको जानकारी रहना, नायब जी के बारे में जानकारी रहना, इतनी तो जानकारी है। लेकिन जो राजनीतिक चतुरता है वो नहीं है। और बच्चे? मेरी एक बेटी है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अभी उसने प्री क्वालिफाई किया है, अभी मेंस का एग्जाम दिया है। एक बेटा है, वो बीबीए लॉ कर रहा है। कभी परिवार में बैठ के राजनीतिक चर्चा होती है किसी बारे में? बहुत कम। हाँ, मतलब देर रात जाता हूँ, राजनीतिक चर्चा नहीं, हम फिर परिवार की बातें करते हैं ज्यादा। घर पे कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। घर से बाहर फिर निकलते फिर? हाँ, घर में लोगों का आना जाना रहता है, वो सामान्य बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल राजनीतिक, जो, क्योंकि मैं वो राजनीतिक उसमें जाना नहीं चाहते। वो आतिथ्य सत्कार है, सेवा भाव है उनके मन में। अच्छा, अभी क्योंकि चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे आप ग्रामीण से, पीछे पिछली बार आपने एफर्ट किए थे, लेकिन इस बार एफर्ट नहीं किए, ये क्या कारण था? देखो,
इस बार हम सबका लक्ष्य यही था कि हम तीसरी बार सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की, और हम सबका लक्ष्य यही था। माननीय मनोहर लाल जी ने जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और संगठन ने जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, तो जिलाध्यक्ष का दायित्व अपने लिए सोचना नहीं होता। जिलाध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और जिलाध्यक्ष के लिए चारों विधानसभाओं को मुझे टारगेट करना था। लोकसभा के चुनाव आए, और लोकसभा के चुनाव में हमने चारों विधानसभाओं को टारगेट किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, आज विषय मेरे चुनाव लड़ने का नहीं है, आज विषय हरियाणा में सरकार बनाने का है, और हमें उन सब अपेक्षाओं पे खरा उतरना था जो संगठन ने मुझ पर एक जिम्मेवारी दी थी। जब तक आप पे कोई जिम्मेवारी ना हो ना, तब तक आप कैसा भी व्यवहार कर सकते हो, लेकिन जब आप एक जिम्मेवारी के पद पे हो, तब आपके लिए संभाव होता है। और हमारा लक्ष्य चारों विधानसभाएं जीतना था, ना कि दुष्यंत भट्ट को चुनाव लड़ना। आपकी क्या भूमिका रही बैकग्राउंड में बैठ के, कैसे तालमेल बिठाते थे? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, दिमाग में लोगों के आगे भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कैसे ये स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई है? ये बहुत से लोगों को जानकारी नहीं इस बात की। जब हम पिछली बार 10 की 10 लोकसभा जीते थे, तो एक माहौल बन गया था, हम 75 पार आ रही है हमारी सरकार। तो उस कॉन्फिडेंस में, वो जो कॉन्फिडेंस था हमारा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था। उस कॉन्फिडेंस के हाई लेवल पे हम 40 सीटें जीत पाए थे। और इस बार जब, वैसे हम 8 सीटें जीत रहे थे लोकसभा में, लेकिन बाई चांस बाय टेक्निकली कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम 5 पे रह गए, 5-5। तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया, उन्होंने धरातल पे काम करना बंद कर दिया, और हम अलर्ट मोड पे थे। जैसे उस समय कांग्रेस अलर्ट मोड पे थी, वैसे हम इस बार आपने स्ट्रेटजी चेंज करी बीच में। हाँ, हम अलर्ट मोड पे थे। अलर्ट मोड पे हम केवल भाजपा ही नहीं, हमारा विचार परिवार, जो किसी अदृश्य होता है, जो किसी को दिखता नहीं है। हमें, आपको केवल चेहरे दिखते होंगे, आज दुष्यंत भट्ट दिख रहा है, डॉक्टर अर्चना जी दिख रहे हैं, महिपाल जी दिख रहे हैं, संजय जी दिख रहे हैं, लेकिन वो जो चेहरे हैं, वो चेहरे आपको कभी दिखेंगे नहीं। लेकिन वो जो चेहरे हैं, उन चेहरों को बार बार प्रणाम है, उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं कि वो जितनी वर्किंग करते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, मतलब 2-2 बजे तक उनकी बैठकों में मैं खुद रहता था। गांव में, दूर दूर के गांव में वो बैठकें कर रहे होते थे, योजनाएं बन रही होती थी, और फिर सवेरे उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। जो बड़े चेहरे थे, उन बड़े चेहरों से अलग हटके वो एक ऐसा संगठन था जिसको इस बार मैंने ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर जब मैंने काम करते हुए देखा, तो मेरी आंखों में कई बार पानी भी था कि हम लोग तो एक छोटा सा दायित्व हमें मिल जाए, हम अहंकार में वशीभूत हो जाते हैं, मैं पार्षद बन जाऊं, पता नहीं मैं क्या चीज बन गया। लेकिन वो लोग जो रात के 12-12, 1-1 बजे तक भी अपने घर से दूर रहकर दूर दूर के गांव में, आप देखिए हमारे पास गाड़ी है, व्हीकल है, मेरे लिए पानीपत से बाल जटान गांव में जाना कोई बड़ा इशू नहीं है, मैंने गाड़ी उठानी और गांव में जाना है। लेकिन उस व्यक्ति का मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे वहां तक आना बैठक में, और आसपास के गांव के प्रमुख लोगों का उन बैठकों में रहना, और फिर उन गांव का फीडबैक एक्चुअल में उनकी चर्चा करनी, और फिर उस चर्चा को इंप्लीमेंट करना, और सवेरे 6 बजे से पहले उन लोगों के घरों में चले जाना। कौन थे वो लोग? वो हमारे विचार परिवार के लोग, आरएसएस के संगठन, एक हमारा एक संगठन है। जैसे हमारी जो मदर वो है शाखा, मातृ, वो हमारी संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी कई शाखाएं हैं। खाली विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद है, हिंदुओं में विश्व हिंदू, अलग कई बना। मतलब आरएसएस ने ये गेम अपने हाथ में लेनी तो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, मैं तो नहीं, हम सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले हम स्वयंसेवक हैं, उसके बाद हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। तो हम सब ने जब मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, तो हमने एक बहुत अचीवमेंट करी, हमने चुनाव जीता। मतलब कांग्रेस वाले एमएलए बन के सोचते थे, और आप उस योजना पर कार्य कर रहे थे कि एमएलए कैसे बनना है, वो चीज आपकी, वो चीज आपकी हिट होगी। चुनाव देखो, वो उनके पास कोई रीति नीति संस्कृति तो है नहीं। उनके पास क्या है, वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? इब के हुड्डा आवेगा, इब के हुड्डा आवेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, रे हुड्डा सरकार बनावेगा। हमने कभी ऐसा कहा कि कौन आएगा? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी।
हमने कहा कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने व्यक्ति को महिमा मंडित करने की बजाय हम संगठन को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। उनके पास खाली बापू बेटा एडिसंस प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कुछ नहीं है। ना उनके पास बूथ अध्यक्ष है, ना उनके पास पन्ना प्रमुख है, ना उनके पास शक्ति केंद्र प्रमुख है, ना उनके पास मंडल अध्यक्ष है, ना उसके मंडलों की टोली है, ना उनके पास जिला की टोली है। तो बिना कार्यकर्ताओं के आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आप चुनाव जीत सकते हो? हवा बनाने से तो आप चुनाव नहीं जीतोगे। चुनाव तो बूथ लेवल पर जीता जाएगा। लेकिन एक चीज इस चुनाव में और देखने को मिली, आपके कार्यकर्ताओं का मन मैंने टूटते हुए इसलिए देखा, हालांकि वो अंदर खाते आए हैं नहीं आए मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, कि जो पार्टी के लिए इतने सालों से मेहनत करते रहे, जैसे समालखा का इलेक्शन रहा, वहाँ आपके किवाना साहब रहे या आपके शशिकांत कौशिक रहे, कितने सालों से मेहनत कर रहे थे। 2 महीने में पैराशूट से उतरे बढ़ाना साहब और चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं। ठीक है, पूरे हरियाणा में ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ, कई जगह पर जो लोग लड़ते रहे पार्टी, वो स्ट्रेटजी लोगों के समझ में नहीं आई कि मतलब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारा सिस्टम है, या अब कार्यकर्ता मेहनत करें ना करें। वो चीज़ कांग्रेस में भी आई, जो कांग्रेस में गए उनको टिकट नहीं दी गई, फिर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये चीज़ें थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखो, जब आपको किसी भी चीज़ को सुधारना है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, हमने इस हरियाणा में रिफॉर्म्स किए। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फैमिली आईडी आई, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रॉपर्टी आईडी आई। माननीय मनोहर लाल जी ने एक सपना लिया कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर योग्य युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। और जब आपको हरियाणा को ठीक करना है तो स्वाभाविक है सरकार बनानी जरूरी है। सरकार बनेगी, विधायक होंगे, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, तभी तो होगा ना ये काम। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली बिना हमारे विधायक ना हो, हमारी सरकार ना हो और हम खाली ये नारा देते रहे बिना खर्ची का कैसे संभव है? कांग्रेस ने तो कर दिया था ना काम सारा कि 30-50 वोटों पे एक नौकरी है, पहले हम अपना घर भरेंगे। इस तरह की उनके जो बयान सार्वजनिक हुए, उनकी हकीकत सामने आ गई थी। अब उसके लिए हमें सरकार बनाना जरूरी है। जब सरकार बनाना जरूरी है तो जरूरी नहीं है कि मैं अच्छे विचार का हूं, संस्कारित हूं, बहुत ज्यादा हूं कि मैं ही चुनाव जीत सकता हूं। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हों, लोग मुझे स्वीकार ना कर रहे हों, लेकिन यदि मुझे कोई व्यक्ति सीट जीत कर दे रहा है और हम सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो असली तो हमारी जो विचारधारा है, इंप्लीमेंट तो विचारधारा नहीं होना है। हमारे यहां विधायक इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए विचारधारा इंपॉर्टेंट है। आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो सिस्टम हरियाणा के अंदर लागू हुआ, वो लाखों उन युवाओं का भविष्य तय कर रहा है कि उन लाखों युवाओं को ये लग रहा है कि हरियाणा अब ठीक रास्ते पे जा रहा है और हमें हरियाणवी होने पर अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। तो उसके लिए मैं विधायक बनूं या ना बनूं इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरा हरियाणा ठीक हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब तो चाहे नायब सरकार है, चाहे मनोहर लाल जी हैं, उन तक की तो बात पहुंची होगी कि दुष्यंत भट्ट ने बड़ी मेहनत करी है, भाई पहली बारी में छक्का मार दिया इन्होंने, 4 सीटें जो है जीत गए। पहले 2 आई थी, अब 4 आ गई। नहीं, ऐसा देखो, कभी भी व्यक्ति को खुद पे इतना गुमान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ। मैंने वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं 100, ऐसा नहीं कि अगर मैंने ही ये रिजल्ट दिया, मेरी जगह कोई भी और होता वो भी रिजल्ट आना था, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है ये मनोहर लाल जी की जो उन्होंने नींव तैयार करी हरियाणा को लेके, और जो नायब जी ने उसको आगे बढ़ाया। मनोहर लाल जी ने एक इबारत लिख दी, एक किताब लिख दी कि अभी इस हरियाणा के अंदर जो काबिल होगा अपनी योग्यता के दम पर वो नौकरी प्राप्त करेगा। जो गरीब व्यक्ति होगा उसको ही सही मायने में परिवार बीपीएल का लाभ मिलेगा। जो गरीब व्यक्ति ही होगा उसको ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अंत्योदय की योजना भावना से काम करने वाले हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम नायब जी ने किया। जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो जब हरियाणा के युवाओं को लगा कि यार ये शमशेर सिंह गोगी जैसा व्यक्ति, ये नीरज शर्मा फरीदाबाद वाला व्यक्ति, ये कुलदीप शर्मा का लड़का चाणक्य, किस तरह की स्टेटमेंट देने शुरू कर दी थी इन्होंने। आप ये देखो ना क्या 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 आप, हम तो उनको देख रहे थे कि वो हुड्डा सरकार बनावेगा। अरे सरकार कब बनाओगे तुम इस तरह की बातें करके?
ये जो 50 वोटों पे नौकरी, पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर जनता का भरेंगे, भाई तुम खाली कागज ले आना, नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो वो जो युवा था, यूथ, उसको लगा कि यार मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर भाजपा की सरकार चली गई तो मैं मतलब मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मतलब कांग्रेस के ये नेता जो इन्होंने बयानबाजी करी है आपके लिए संजीवनी बूटी, आपने उस चीज को कैश कर लिया और वही चीजें जो है उस उनकी जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी, वो मानसिकता जनता के सामने आई। जनता को तो पहले से हमारी उस सब पॉलिसीज को ओके कर ही रही थी वो जनता, लेकिन जब इनके मुंह से शब्द निकले तो जनता को लगा कि यार ये वाकई में ये तो बहुत गंदे लोग हैं, और ये अब आने वाले समय के अंदर हरियाणा से कांग्रेस ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे गुजरात से कांग्रेस खत्म। अच्छा, आपको लगता है कि पानीपत शहर की बात करें, पानीपत शहर में कुछ पार्षद भी नाराज चल रहे थे या कुछ कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे थे, वो अंदर मन से आप लोगों की मदद करी उन्होंने की, मतलब या मैंने देखा बस 2-4 पार्षदों को छोड़कर कोई फील्ड में था ही नहीं, कुछ साथ में नहीं चला? देखो कुलवंत जी, मैं पहला चुनाव मैंने 2013 का लड़ा, और सन 1996 से मैं चुनावी राजनीति को ही देख रहा हूँ। जो लोग वोटों के ठेकेदार बनते थे ना, उनकी सबकी पोल खुल गई, क्योंकि जब जनता ठान लेती है सरकार बनाने का, और जनता जिताने को या जनता हराने की ठान लेना, तो वोटों के ठेकेदारों की कुछ ज्यादा चलती नहीं है। वोटों के ठेकेदारों को लगता है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, मैं पता नहीं क्या जो है, जनता से बढ़ के तुम कुछ नहीं हो। और जनता ने यह ठान रखा था कि भाई बीजेपी को लेके आना है। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने लूट के खाया इस शहर को, आज वो ब्लैकमेल अगर हमें करने लग जाएं और जनता के ठेकेदार बन के वोटों के ठेकेदार बन जाएं, तो जनता ने उनको आईना दिखा दिया, चाहे वो कोई भी था, जिसने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के भी देखे, तो जनता ने सबको सबका आईना दिखा दिया। तो जनता जब ठान लेती है तो बड़े बड़ों को का इलाज कर देती है, और जनता किसी के कहे से नहीं होती, किसी के बहकावे में आती नहीं जाती। जब जनता का मन बन चुका हो तो अपने आप सब। तो आपकी पार्टी में पहचान कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक, वो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है। नहीं, जो पार्षद भी रहे हैं, जो छोड़ के हमें चले गए थे, छोड़ के चले गए, वो तो चले गए। हाँ, रिजाइन करके चले गए। जो आपके बीजेपी के पार्षद हैं, जिन्होंने बीच में पार्टी के बीच में रह गए, मतलब आप लोगों की मदद नहीं की इलेक्शन में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, दो बातें होती है। एक बात तो होती है कि भाई मैंने जितना काम मुझे मिला, मुझे उतना काम करना है। मान लो मैं एक बूथ पे रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा बूथ नंबर 180 है, और मैं बूथ नंबर 180 पे ही काम करूंगा, मैं ज्यादा सा काम में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी किसी और ने कहीं लगाई नहीं। वो व्यक्ति अपने बूथ पे काम कर रहा है। एक व्यक्ति वो है कि जो पार्टी के खिलाफ ओपनली काम कर रहा है, पार्टी के विरोध में काम कर रहा है, पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहा है, और चुनाव तक भी वो ठीक नहीं हुआ, और चुनाव वाले दिन भी वो विपक्षियों की मदद कर रहा है। तो वो अलग सूची है, बन गई है वो सूची, तैयार हो गई है। वो स्वाभाविक है, वो सबके दिमाग में सब है। वो सार्वजनिक करने की चीजें तो होती नहीं है, लेकिन हर चीज संगठन में बैठ के तय होती है, लेकिन ये सब चीजें सबके दिमाग में है। अच्छा, जो कांग्रेस ने बात फैलाई, नगर निगम का मुद्दा जो है बड़ा हावी रहा, ये जो IDVD वाला जो है उसका बड़ा मुद्दा हावी रहा, पब्लिक नाराज रही, एंटी इनकम्बेंसी रही, सारा सिस्टम रहा, फिर भी बीजेपी ये कैसे आ गई? ये देखो, EVM वाली बात जो कांग्रेस कह रहे हैं, अब ये इस डिजिटल युग में जब पूरा विश्व डिजिटल होने के कगार पे है, अब हर चीज टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आप आदि मानव के उसमें चले जाओ पुराने जमाने में, तो ये तो विकास को चैलेंज करने वाली बात है। डेवलपमेंट को आप चैलेंज कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हो। उनके दिमाग में तो ये कांग्रेस के दिमाग में तो ये है कि मतलब पूरी सोची समझी प्लानिंग करके बीजेपी ने, मतलब कुछ ऐसा दिखा दिया जाए, अपने मंत्री अरवा दें, कुछ ऐसा सिस्टम फिट कर दें EVM में, और पहले जो बटन दबाएगा कांग्रेस का वो बीजेपी के खाते में चले जाए। वो चीज जो EVM में ऐसी फिट कर रखी है, क्योंकि EVM भी तो इंसान ने बनाई है, मशीन ने तो उसमें जो सॉफ्टवेयर ईजाद किया है वो इंसान ने ईजाद किया है। भूपेंद्र हुड्डा जी कैसे जीतते हैं? वही चीज वो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की रही। नहीं, जहां उनका जो चुनाव कांग्रेस 37 सीटें जीतती है, अगर हमारे हाथ में हो सब कुछ, तो हम तो 10 भी ना जीतने दें। हाँ, तो फिर वो दुनिया वो लोग समझ जाते हैं कि वाकई है, अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना ये चीजें। ये सब इनकी नौटंकियां हैं, ड्रामेबाजी है।
ऐसा कुछ नहीं। आप उस व्यवस्था को देखो ना, आप देखो प्रॉपर्टी, देखो कोई भी चीज़ जब रिफॉर्म्स होती है, हम कोई भी चीज़ सुधार करते हैं, मान लीजिए आपका ये ऑफिस है, आपने इस ऑफिस के अंदर ठीक करना है अपने ऑफिस को, तो जब आप सोफे को इधर से उधर करोगे या कैमरा लगाओगे या कुछ और करोगे, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आपके स्टाफ को भी होगी ना, या आप तोड़ फोड़ कर रहे हो उस मकान को, अच्छा मकान बना रहे हो। तो अगर आपका स्टाफ इस बात पे या आपके जो विरोधी हैं इस बात पे हंगामा मचाना शुरू कर दें कि देखो इसने अपना घर तोड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन चीजों में कुछ नहीं होता। जब रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे, उन रिफॉर्म्स को करने में कई बार टेक्निकल रूप से कुछ गलतियां होती हैं, हम भाई मानते हैं, और ये जिन लोगों को भी पता है कि हमारी नीयत में खोट नहीं था। हमने जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई, हमने उस प्रॉपर्टी आईडी इसलिए बनाई कि हर आदमी को पता लग सके कि मेरी प्रॉपर्टी आईडी ये है। हरियाणा के अंदर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी आधार से लिंक हो जाए और एक क्लिक करते ही उसको कंप्यूटर पे उसको पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी आईडी है, ताकि जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं इतने वो समाप्त हो जाएं। अब उस चीज में कुछ ऑफिसर्स ने जब उनका सर्वे किया होगा, जो सर्वे एजेंसियां आई, उन्होंने कुछ गलतियां करी होंगी, स्वाभाविक है, लेकिन जो स्पीड हमने पकड़ी उन गलतियों को ठीक करने की, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं था। कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने लोगों से फाइलें भी ली होंगी, उन फाइलों को ठीक भी करने की कोशिश करवाई होगी। तो ये जो एक व्यवस्था फैली पानीपत के अंदर, जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी आईडी को लेके, वो आम जनता ने नहीं किया, क्योंकि आम जनता कितने अपने प्रॉपर्टी बेचती है। आम गरीब आदमी ने तो एक बार मकान बना लिया, वो तो 30 40 50 साल के लिए उस मकान में रहेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टियों को लेन देन का काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, मैं सभी प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में ऐसी बात नहीं कर रहा, उन प्रॉपर्टी डीलर्स ने एक ऐसा र्यूमर खड़ा कर दिया कि सब आम जनता को इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आम जनता को उस प्रॉपर्टी आईडी कब जरूरत पड़ेगी व्यक्ति को, जब वो मकान सेल करने जाएगा। आम जनता प्रॉपर्टी सेल तो करने जा नहीं रही अभी, प्रॉपर्टी डीलर सेल परचेज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, लेकिन हमने उस एटमॉस्फेयर को भी खत्म किया, क्योंकि हमने उसके कैंप लगवाने शुरू कर दिए। डेली सवेरे 9 से 11 शिविर लगते थे, डीसी ऑफिस में शिविर लगते थे, नगर निगम में शिविर लगते थे, गली गली हमने वार्डों में शिविर लगवाए उनको ठीक करवाने के लिए। और जब वो लोगों को लगा कि भाई इनकी नीयत ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं ये, तो लोगों ने उन विपक्ष की इन बातों को इग्नोर किया कि सब बकवासबाजी है, ये काम ठीक कर रहे हैं। देखो जो आदमी काम करता है कुलवंत जी, उससे गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जब मेरी मंशा उस जानबूझकर उस गलती को करने की हो, उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो जनता उसको माफ नहीं करती। मान लीजिए मैंने भ्रष्टाचार करना है और मेरी मंशा है भाई मैं इस अपनी कलम को ऐसे नहीं ऐसे घुमा दूं और इससे मुझे इतना पैसा मिलेगा, और वो मेरी मंशा है भ्रष्टाचार करने की, तो जनता मुझे माफ नहीं करेगी। लेकिन जब मेरी सुधारीकरण में सुधार करना चाहता हूं मैं उस क्षेत्र का, जब हम उसको मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम उसको सुधार करना चाहते हैं, उस सुधार करने में थर्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई चूक हुई है तो जनता उसको मेजर फॉल्ट नहीं मानती। जनता कहती है इस काम करने वाले की नियत तो ठीक है, इसकी ये बदमाशी कर रहा है, इसका इलाज करेंगे। अच्छा, निगम की तैयारी होगी इलेक्शन की? बिल्कुल, निगम के लिए हम 24 घंटे के नोटिस पे चुनाव कराने को तैयार हैं। जिसको लड़ाने वो भी तैयार कर दिए। हाँ, भाजपा का जिस सिंबल जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। आगे क्या है? आगे हम नगर निगम के चुनाव को भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, अपना मेयर बनाएंगे, सारे पार्षद होंगे। और ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे? कांग्रेस वाले अब रेस्ट करेंगे, इनको रेस्ट कितना सर? अब तो ये रेस्ट पे मोड में रहेंगे, जैसे गुजरात में। हाँ, रेस्ट मोड पे रहेंगे। आप लोग इनको हम परेशान नहीं होने करेंगे किसी भी तरह से, इनको पैसा वैसा खर्च नहीं करवाओगे? हाँ ना, इनको दुखी नहीं होने देंगे हम, ये अब थोड़ा रेस्ट करें। चलिए, दुष्यंत भट्ट साहब मेरे साथ थे, और पॉलिटिकल जो है बातचीत हो ही जाती है जब पॉलिटिकल आदमी सामने बैठा है, पारिवारिक भी बातचीत चलती है। बिजनेस की बात करना भूल गया, इनका बिजनेस के बारे में आपको बता दूं, मेरे को भी आज ही पता लगा, इनके मुंह से सुनते हैं। सर आपका बिजनेस क्या है, बच्चे कहाँ से पलते हैं? मेरे 2 काम है। मेरा अपना मेडिसिन का काम है, जो पिछले लगभग 22-23 साल से है, और मेरा अपना होलसेल का और रिटेल का मेडिसिन का काम है, और नोलथा के अंदर, और वो काफ़ी लंबे समय से है, आज से नहीं, वो पुराना समय से है। हालांकि वो एक अलग बात है कि मैं उस पर कम बैठता हूँ, तो और जो मेरे पार्टनर्स हैं उस चीज़ को संभालते हैं।
दूसरा छोटा मोटा हम एक फर्म है हमारी, थोड़ा छोटा मोटा अपना प्रॉपर्टी का भी हम लेन देन कर लेते हैं। ये अपना काम है, वो कोई लंबा चौड़ा मेरे फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेसमैन में हूँ नहीं। चलिए अगली बार किसी और शख्सियत को मिलवाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे उनको भी कि उनके दिल में क्या है। तो फिलहाल दुष्यंत भट्ट साहब, क्योंकि शुरुआत ही हमने इनसे की, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को नमस्ते करना तो बनता ही है, आगे भी काम है इनसे। तो इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।